स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का दो नियम, टू रूल्स हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था। फर्स्ट रूल जिसको कि हम लोग जंक्शन रूल या करंट रूल के नाम से जानते हैं, और सेकेंड रूल है जिसे हम लोग वोल्टेज रूल या लूप रूल के नाम से जानते हैं। बट उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोगों ने पिछले क्लास में नहीं देखा था। तो आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को पहली बार ऑन किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाया है जिसमें दो बैटरी है और कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सबका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बहुत ही आसान है सोल्व करना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन से ब्रांच में करंट का क्या डायरेक्शन है। हमें दे दिया है कि I1 का डायरेक्शन ये है, I3 का डायरेक्शन ये है और I2 का डायरेक्शन ये है। किसी एक ब्रांच के प्रत्येक पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन और करंट का वैल्यू सेम होता है। तो I1 का वैल्यू अगर इस डायरेक्शन I2 का डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर भी यही रहेगा, और यहाँ से A से B की ओर हो जाएगा ये I2 का डायरेक्शन। कंप्लीट। अब देखिए I3, उसके बाद ये I1 का देख लीजिए पहले, I3 का बाद में देखते हैं I1, ये डायरेक्शन है तो ये I1 हो जाएगा। तो यह A से F की ओर क्या हो जाएगा बताइए, ये I1 हो जाएगा। तो I2 जंक्शन से बाहर है, I1 जंक्शन से बाहर है, तो ये दोनों करंट अगर जंक्शन से दूर जा रहा है तो जंक्शन की ओर आने वाली करंट कौन है, I3 है। तो I3 ही दो भागों में बटा है ना, I1 और I2। इसका मतलब ये हुआ कि I3 बराबर होगा I1 प्लस I2। तो ये जंक्शन रूल से हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उस फर्स्ट रूल से हम बात करें। किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल हम लोगों ने देखा था उस फर्स्ट रूल के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम से। ठीक है, तो दूसरा नियम जिसको लूप लॉ भी कहा जाता है, तो लूप देखिए तो बंद परिपथ, यहां से हम लोग ले लेते हैं कि बंद परिपथ है, नाम बता सकते हैं। यहां से पहला लूप, इसमें तीन लूप है, ये वाला एक लूप बनेगा, एक नीचे वाला लूप बनेगा और एक कंप्लीट लूप बनेगा। तीन लूप है। तो ए से चलिए, ए से बी पर, बी से आइए सी पर, सी से जाइए डी पर, और डी से फिर आ जाइए ए पर, है ना। तो इस लूप की अगर हम बात करें, करंट का डायरेक्शन क्या लेना है आपको, तो करंट का डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप ले सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट का ये गलतफहमी हो सकता है कि सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा। समझ लीजिए इसको, मान लेते हैं कि हमने यहाँ से ये ऐसे बनाया, ये है, मान के चलिए कि पॉइंट P है, P की ओर आने वाली करंट है 3 एम्पियर, इसकी ओर आने वाली ये है 7 एम्पियर। तो ये करंट भी इधर ही आ रही है, ये I का वैल्यू कितना होगा ये निकालिए। अब आप कहोगे कि सर 7 एम्पियर भी तो P की ओर आ रही है, 3 एम्पियर भी P की ओर आ रही है, तो ये I का वैल्यू क्या होगा, I भी तो P की ओर आ रही है। तो ये तो कन्फिग्रेशन ही गलत हो गया, आपने माना ही गलत है।
ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यही मान रहे हैं कि हमारा मानना ये सही है, बट कैलकुलेशन क्या बताता है वो देखिए। 7 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस आई, किसी जंक्शन पर सभी करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है 0, ठीक है। उसके बाद 10 एम्पियर प्लस आई बराबर 0, 10 को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो आई बराबर -10 एम्पियर। ये माइनस साइन आ गया, ये देखिए माइनस, माइनस क्या बताता है कि हमने जो करंट का डायरेक्शन माना है वो गलत है, यानी कि उसका उल्टा होना चाहिए। तो अब हम इसको सीधा करके क्या करेंगे कि यह करंट का डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। इसीलिए आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप अपना कैलकुलेशन देख लीजिए और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर करंट का वैल्यू नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। चलिए तो हम यहां से देखते हैं, तो इसमें देखिए करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, हम भी लेफ्ट से राइट ही जाएंगे, ये क्लॉकवाइज हमने मान लिया, ठीक है। और इसमें भी हम चलिए क्लॉकवाइज ही मान लेते हैं, दोनों में क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं, ठीक। तो ऊपर वाले बंद परिपथ में बताइए, ये I2 करंट इसमें जा रहा है, तो I2 का मल्टीप्लीकेशन 20 के साथ, यानी कि 20 इंटू I2। उसके बाद ये क्या है, पहले नेगेटिव टर्मिनल है फिर पॉजिटिव है, यानी कि हो जाएगा -40 प्लस। अब ये देखिए I3 के डायरेक्शन, कैलकुलेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, प्लस 40 इंटू I3 और डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो अब ये देखिए I3 को हम नहीं रखना चाहते हैं, I3 बराबर क्या है I1 प्लस I2 है, तो आप यहां से लिख सकते हैं 20 I2 प्लस 40 और I3 के जगह पर I1 प्लस I2 बराबर -40 है, तो इधर जाएगा तो +40 हो जाएगा। अब ये देखिए I2 और I2, तो ये 40 है और ये 20 है, तो कितना हो जाएगा 60 I2 प्लस 40 I1 बराबर 40। 20 कॉमन लेकर इस इधर ले जाइए और डिवाइड कर दीजिए, या फिर 20 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, पहले I1 वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बंद परिपथ, नेक्स्ट क्लोज सर्किट बताइए, तो ADEFA है ना, तो ADEFA में फिर इसमें किरचॉफ का सेकंड रूल यहाँ पर अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, यहाँ पर सेकंड रूल है, वही रूल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए I3 का डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट है, लेकिन हम जाना किधर चाहते हैं, लेफ्ट से राइट, उल्टे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो -40 I3। देखिए पहले पॉजिटिव टर्मिनल है बाद में नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये साइन आ जाएगा +40। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइएगा तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, -20 इंटू I1। अब यहाँ देखिए ये प्लस साइन आएगा, क्योंकि +80 होगा क्योंकि पहले पॉजिटिव टर्मिनल है, तो +80 बराबर 0। बैटरी के सेल के सिचुएशन में मैंने बताया था कि अगर कैलकुलेशन के क्रम में पहले नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव है, मतलब लो माइनस हाई होगा तो नेगेटिव, अगर हाई माइनस लो रहे तब क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। समझ में आया? अब ये देख लीजिए, इसको सोल्व कर लेते हैं। I3 को एलिमिनेट कर दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा -40 I1 प्लस I2 -20 I1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -120 आ जाएगा। अब इसको -40 I1 -40 I2 -20 I1 इज इक्वल टू -120। तो देखिए I1 को एक साथ ऐड कर देते हैं तो -60 I1 -40 I2 इज इक्वल टू -20 120, ठीक है। तो -20 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3I1 प्लस -20 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं 2I2 बराबर ये हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 3। देखिए 2 और 3 को आप देख सकते हैं
कि दो अननोन क्वांटिटी I1 और I2 है और दो इक्वेशन है, तो ये आसानी से वैल्यू निकल सकता है। और x y में दो इक्वेशन रहता है तो उसे सॉल्व करने का तरीका आप 10th क्लास में ही सीखे हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, हम यहाँ से I1 का वैल्यू रखना चाहते हैं तो I2 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस 2 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो क्या हम ले सकते हैं, 2 2 सा 4, I1 प्लस 6 I2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9I1 प्लस 3 2 जा 6 I2 इज इक्वल टू 6 3 जा 18, कंप्लीट। अब इसके बाद साइन चेंज कर दीजिए, तो साइन चेंज कीजिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ही साइन चेंज कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो ये -5I1 इज इक्वल टू -14, ओके, तो -14 आ गया, तो यहां से आप माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा, 14/5 एम्पियर। अब देख लो, ये I1 का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब सही है। अब I1 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में आप डाल सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 2, I1 का वैल्यू डाल दो, 2 × 14/5 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 2, तो आप क्या कर सकते हैं, 3I2 इज इक्वल टू 2 - 28/5, तो ये हो जाएगा 3I2 इज इक्वल टू 10 है ना, -28, तो -18/5 हो जाएगा, इससे काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू -6/5 एम्पियर। तो I1 निकल गया। I2 देखिए, I2 का साइन क्या आया, प्लस या माइनस, माइनस, इसका मतलब I2 कहाँ है, देख लीजिए ऊपर। I2 का डायरेक्शन हमने क्या लिया था, तो यह B से C है, लेकिन एक्यूरेट में क्या होना चाहिए, C से B, ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से आप देख रहे हैं I3, तो I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। I1 का वैल्यू बोलो, तो I1 का वैल्यू है 14/5 प्लस I2 का वैल्यू कितना है, तो ये -6/5। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप देखिएगा कि ये हो जाएगा 8/5 एम्पियर। तो I3 का वैल्यू आया 8/5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद I2 का वैल्यू और I1 का वैल्यू, ये सब वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लिया, ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, फुल्ली मैथमेटिक्स से इन्वॉल्व है। आप ये देख रहे हो ना, फिजिक्स बस यहीं तक है, ये फिजिक्स है, आप बस यहीं तक। उसके बाद इक्वेशन जब आपने बना लिया, यहां तक तो आपके फिजिक्स की कहानी है, लेकिन बाद बाकी आपको I1, I2 और I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये आपका मैथमेटिक्स है, आप उसको सोल्व करो। तो इस तरह से किरचॉफ्स रूल का यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3.9, ठीक है। ये 3.9 जो है, इसके बारे में देख लीजिए। 3.9 को हम लोग एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी
क्वेश्चन नंबर 3.9। इसमें एक सर्किट दिया गया है, उस सर्किट को सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें भी वही बात है, पूछ रहा है कि प्रत्येक ब्रांच में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि करंट प्रत्येक ब्रांच में कितना होगा उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जो सर्किट है उस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एक सर्किट दिया गया है और यहाँ पर एक बैटरी है। सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और उसके बाद ये 5 ओम है, और उसके बाद फिर ये 10 ओम है, और उसके बाद बैटरी है 10 वोल्ट का। ठीक, करंट का डायरेक्शन भी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन सबसे पहले आप पॉइंट को नोट कर दीजिए। ये ए है, यह पॉइंट बी है, यह सी है, यह पॉइंट आपका डी है, ये पॉइंट को हम ई ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम एफ ले लेते हैं। ओके, अब आप यहां से देख रहे हो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। करंट कहां से स्टार्ट करना है, तो अगर पूरे सर्किट में एक बैटरी है तो आप जानते हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो यहां से ये आई करंट निकलता है। ठीक है, आई करंट जब ये जंक्शन पर पहुंचा, तो जंक्शन पर पहुंचने के बाद यहां से इसके दो रास्ते हैं, तो यहां से चला जाएगा I1 और यहां से आ जाएगा I2। तो इसमें आ जाएगा I2 और इसमें चला जाएगा, ये 10 ओम है तो यहां पे चला जाएगा कितना, I1। क्लियर। अब ये देखिए, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। तो अब ये देखिए, ये I करंट ही दो भाग में बटा है, I1 और I2। उसके बाद जब ये I1 आगे बढ़ता है, तो जब ये यहां जाता है, तो ये देखिए फिर यहां से इसके पास दो रास्ते मिल गए। ये देखिए दो रास्ते हैं, एक नीचे के लिए, एक नीचे आने के लिए, और एक इधर जाने के लिए। तो ये I1 है, ये I2 है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको कितना मानोगे, I3 करंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप क्या मान सकते हो, ये वाला करंट। तो अगर यहां से आप ध्यान दीजिएगा, तो ये अगर I1 करंट ऊपर जा रहा था, I3 नीचे आया, ओके, और ये नीचे आने वाले करंट, तो I1 माइनस I3 इसको मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, तो I1 माइनस I3, या फिर आप इसको मान लो I4 कंप्लीट। ये क्या हो जाएगा, I4, ये करंट नीचे की ओर आ गया। अब इसके बाद देखिए ये कितना है, I2 करंट आया, तो ये I3 है, नीचे हमने I4 मान लिया। तो यहां से जब ये करंट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये बताइए। यहां से तो ऊपर से कितना करंट आ रहा है, ऊपर से आ रहा है I4। ठीक है, और उसके बाद इधर से कितना करंट जा रहा है, तो ये जा रहा है I2। तो ये कितना हो जाएगा, I4 माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा I4 प्लस I2। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, नहीं तो I4 अगर ना मान के कोई स्टूडेंट अगर इसको मानना चाहे कि I1 माइनस I3, तो I1 माइनस I3 भी ले सकता है, लेकिन हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो यहां से देखिए ये F है, तो यहां से I2 है, I3, I4। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से ले लेते हैं I5। ठीक है, ये हमने क्या लिया, I5। ऊपर से कितना करंट आ रहा है, तो I4 आ रहा है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू रखते हुए अब ये देखिए, ये करंट यहां से जाएगा, ये करंट ऐसे आएगा, है ना, I5 करंट इसमें जाएगा, इसमें कौन सा करंट जाएगा, I5, और उसके बाद फिर नीचे करंट आ जाएगा। ओके,
तो अब ये देखिए इसमें करंट कितना आएगा, तो ये आ जाएगा I5 और ये आ जाएगा I3। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आप जंक्शन देख रहे हैं, यहाँ आप जंक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आप जंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों जंक्शन पर आप जो है जंक्शन रूल अप्लाई कर दीजिए। तो जंक्शन रूल जब अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये I करंट है तो यहाँ पर भी ये करंट कितना हो जाएगा, I ही हो जाएगा। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो बताइए किरचॉफ के प्रथम नियम से आप क्या क्या इक्वेशन बनाओगे। तो यहां पर देखिए इसकी ओर आने वाली करंट कितना है I1 और यहां से जाने वाली करंट कितना है, तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां बताइए यहां पर आने वाली करंट कितनी है I1, ठीक है, और यहां से जाने वाली करंट कौन कौन है, तो I4 और I3। तो हम क्या लिखेंगे I4 प्लस I3, कोई दिक्कत। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर हम इसको कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहां आने वाली करंट कितनी है I2 और आने वाली करंट कितनी है I4, तो I2 प्लस I4 डेट इज इक्वल टू यहां से जाने वाली करंट कितनी है, तो I5 है, ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां से इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया 3। तो I1 I2 I3 I4 I5 हमने इतने सारे करंट का वैल्यू ले लिया 5, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको देखने में लग रहा है इतना बड़ा है, लेकिन आगे जब हम कैलकुलेशन को करेंगे तो वहां से I1 I2 I3 जिसको एलिमिनेट करना होगा वहां से एलिमिनेट करके हम इसमें से वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। तो ये तो हो गया किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि किरचॉफ के दूसरे नियम से, तो किरचॉफ के दूसरे नियम से बताइए क्या होगा। तो बंद परिपथ ABFA में देखिए करंट का डायरेक्शन आप ऐसे ले लीजिए, इसमें भी आप करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लीजिए, ठीक है। क्लॉकवाइज ही हम लेकर चलते हैं, तो क्लॉकवाइज लेकर चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा I1 × 10 हो जाएगा, यानी कि 10I1, ये कितना हो जाएगा 5I4 प्लस 5I4 और इसमें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए ये एंटी यहां से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, I2 नीचे की ओर है लेकिन हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा -5I2 डेट इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से I1 उसके बाद I4 और I2। अब ये देखिए तो हम चाहते हैं कि I1 I2 और I1 I2 और I3 बस इसी में हम इक्वेशन को लाना चाहते हैं। तो I4 को यहां से आप हटा दीजिए, तो I4 को हटाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं कि I4 को इधर बना दीजिएगा तो I1 माइनस I3 हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हो 10I1 प्लस 5 और ये हो जाएगा I1 माइनस I3 उसके बाद -5I2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा देखिए 10I1 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 15I1 उसके बाद प्लस माइनस लेकिन यहाँ I2 को तो -5I2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं -5I3, इक्वेशन नंबर कितना 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गया। अगला इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो फिर बंद परिपथ ये वाला ले लीजिए BCFB में। इस बंद परिपथ की बात कीजिए तो बंद परिपथ में अब देखिए क्या हो जाएगा। तो यहां से बंद परिपथ में आप लिख सकते हैं ये करंट के डायरेक्शन में जाइएगा तो 5I3
उसके बाद ये उल्टी डायरेक्शन में पकड़िएगा तो -10i5, तो ये हो जाएगा -10i5, और ये भी ऊपर की ओर जाएंगे लेकिन करंट नीचे है तो ये हो जाएगा -5i4 डेट इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बोला है, 1, 2 और 3 में ही हमको इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 3 में चाहिए तो ये तो ठीक है, 5 और 4 ये दोनों को हटाइए, तो i5 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो i5 की जगह पर लिख सकते हैं कितना, 1 और 4, ठीक है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 5i3 -10, i5 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो i2 प्लस i4, तो 10i2 माइनस, है ना, 10i4, ठीक है, क्योंकि i2 प्लस i4 रखेंगे तो ये 10 दोनों के साथ आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -5i4 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 5i3 माइनस 10 और 10, सॉरी ये i2 तो रहेगा ही, 10i2 माइनस, ये देखिए ये हो जाएगा 15i4 बराबर 0। फिर i4 के जगह पर हम क्या रखेंगे, जो कैलकुलेशन का काम हम यहाँ पर किए थे कि i1 माइनस i3, तो ये हो जाएगा 5i3 माइनस 10, i2 माइनस 15, और ये कितना हो जाएगा, तो i1 माइनस i3 बराबर 0। अब ये देखिए i1 वाले को पहले लिखिएगा तो -15i1 -15i1, i2 वाले को लिखिएगा तो -10i2, और i3 वाले को लिखिएगा तो ये देखिए माइनस माइनस +15i3 और +5i3, तो +20, ठीक है, और ये हो जाएगा i3 बराबर 0। आप इसमें से चाहो तो 5 को कॉमन लेके आप कैंसिलेशन मोड में डाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी आप वही काम कर सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब अगर हम यहाँ से 5 अगर कॉमन कर लेते तो 5 कॉमन करने से हमारा इक्वेशन क्या बनता है, ये देखिए अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखते तो 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा कितना 1 और 1, और ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3i1 -2i2 और +4i3 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया i1 i2 i3 i1 i2 i3, ये इक्वेशन नंबर 3 तक तो हम यहाँ पर मान चुके थे, ये 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कितना 5। अब एक और बंद परिपथ ले लीजिए, ठीक है, तो एक और बंद परिपथ लीजिएगा तो यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट, आप A B C D, है ना, ये टोटल में चले जाइए, या आपका अगर मर्जी है तो आप नीचे वाले में आइए, लेकिन हम पूरे में चले जाते हैं, क्या है, तो ये है A B C D E A में, तो इस बंद परिपथ में जाइए तो ये कितना हो जाएगा, फिर क्लॉकवाइज जाते हैं तो 10 × I1 प्लस 5 × I3, 10 × I1 प्लस 5 × I3 प्लस, नीचे आइए तो ये क्या आ जाएगा +10 या -10, तो ये आ जाएगा -10। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव टर्मिनल है फिर पॉजिटिव है। उसके बाद आप ये देखिए करंट के डायरेक्शन में है तो +10i, है ना, +10i, तो आप लिखिएगा +10 × I बराबर कितना 0। अब इसके बाद I के जगह पर क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2, तो आप यहां से लिखोगे 10i1 प्लस 5i3 प्लस 10, I के जगह पर I1 प्लस I2 बराबर आ जाएगा 10। अब देखिए 10i1 20i1 प्लस 10i2, उसके बाद अब क्या हो जाएगा +5i3 बराबर 10, उसके बाद 5 कॉमन लेके काट दीजिए तो 4i1 प्लस 2i2 प्लस i3 बराबर 2, इक्वेशन नंबर कितना 6, ठीक है। तो I1 I2 I3 में हमें 3 इक्वेशन मिला, 4 5 और 6, ये तीनों को अगर हम सोल्व करेंगे
तो ये तीनों को सोल्व करने का तरीका क्या है वो समझिए। इक्वेशन नंबर 4 से I2 का वैल्यू निकालिए और इस I2 के वैल्यू को आप 5 और 6 में डाल दीजिए, ठीक है। और जैसे ही 5 और 6 में डालिएगा तो वहां से आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके और फिर I1, I2 और I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप हम आगे कर देते हैं, बाद बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन नंबर 4 को आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो यहाँ से I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अगर हम I2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3I1 माइनस I3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया किसका आया, I2 का आ गया। अब I2 के वैल्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में, है ना, तो इक्वेशन नंबर 5 में इसका वैल्यू रखिएगा तो कितना आ जाएगा -3I1 -2 और I2 के जगह पर तो आप यही रखोगे तो 3I1 माइनस I3, है ना, +4 I3 बराबर कितना 0। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो I1 तो ये देखिए -3 -6 तो -9I1, ठीक है। अब इसके बाद I3 का वैल्यू देख लीजिए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2I3 और ये हो जाएगा 4, तो 2 4 कितना +6I3 बराबर 0। उसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4I1 प्लस 2। I2 के जगह पर देखिए ये कितना आ जाएगा तो 3I1 माइनस I3, ठीक है, और प्लस में I3 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 2 है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा 4I1 है और 6, तो 4 और 6 कितना आ जाएगा 10I1। उसके बाद I3 की बात करें तो -2I3 प्लस I3 यानी कि -I3 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो I1 और I3 का मान निकल जाएगा। यहां से आप I1 और I3 का मान निकाल लीजिए। इस I1 और I3 के मान को अगर आप यहाँ पे रखिएगा तो फिर I2 का मान निकल जाएगा और I1, I2 और I3 का मान अगर यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। अगर I1, I3 और I2 का मान वाला हो जाएगा तो फिर आपको I का भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाद बाकी कैलकुलेशन का काम आप लोग खुद से कीजिए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जब भी आपको मिले तो आप वहां पर किरचॉफ्स लॉ का दोनों रूल लगाइए, जंक्शन और लूप, और उसके बाद आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही।